नमस्कार साथियों, आज हम आपको प्राणी शास्त्र और जूलॉजी विषय में सहायक आचार्य या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कैसे करें, किस प्रकार आप वो टिप्स को फॉलो करें ताकि आपका आरपीएससी या अन्य कोई विश्वविद्यालय या अन्य कोई पीएससी में जब आप साक्षात्कार के लिए जाएं तो आपका चयन हर हाल में हो। तो आज हमारे पास विशेषज्ञ के रूप में आरपीएससी 2012 टॉपर डॉक्टर शांतनु डाबी हमारे साथ आए हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सर इस अपॉर्चुनिटी के लिए। जी, मैं बताना चाहूँगा प्यारे सा विद्यार्थियों कि शांतनु सर ने जेएनयू से अपनी पढ़ाई पूरी की है और साथ ही साथ इन्होंने अपने विषय में कई प्रकार की महारत हासिल की है। हम जानेंगे इनसे कि किस प्रकार आप तैयारी करें ताकि जो सहायक आचार्य है उसमें आपको सफलता प्राप्त करें। तो मैं सबसे पहले शांतनु जी से ये जानना चाहूँगा कि विद्यार्थी जो इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए जिनके पास कॉल आया है, वो आज से ही अपनी तैयारी कैसे आरंभ करें, तो किस प्रकार उनको अपनी तैयारी आरंभ करनी है, आप बताइए। जिन स्टूडेंट्स का अभी आरपीएससी के इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ है जूलॉजी के लिए, सबसे पहले तो वो अपने आप का एक एनालिसिस करे कि ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं सब्जेक्ट के जिनमें वो वीक है। कई बार सर अपन देखते हैं कि आरपीएससी के दौरान जब इंटरव्यू पूछा जाता है और इन इलाकों से जब हमारे प्रश्न आ जाते हैं, चूंकि हमने तैयारी या फिर अपना एनालिसिस किया नहीं है, तो इस तरह से जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो जब हमें अपनी कमजोरी का एहसास नहीं होता या फिर हम यूँ कहें कि हम अपनी कमजोरियों पर हम जब ढंग से काम नहीं करते, तो ऐसे में जैसे क्वेश्चन अगर एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मान लो पहला क्वेश्चन ही उसमें पूछ लिया जाए, तो हम एकदम अचानक से सरेंडर कर देते हैं और हड़बड़ा जाते हैं। तो ऐसे में हमें अपने एक एनालिसिस सबसे पहले करना चाहिए मेरे विचार से। जो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ, वो जो मैंने फॉलो किया। जब मेरे पास कॉल आया तो मैंने टॉपिक्स को लिखा कि ये टॉपिक है, ये इलाके हैं। जैसे मैं कहूँ कि टेक्सोनॉमी है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, आपका फिजियोलॉजी है, आपकी जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है। तो उसमें मैंने जस्ट 5-7 एरियाज को आइडेंटिफाई किया जहाँ पे मैं वीक हूँ। तो मुझे जैसे समझ में आया उस वक्त कि मैं टेक्सोनॉमी में वीक हूँ, मुझे जैसे समझ में आया कि मैं इकोलॉजी में वीक हूँ। तो फिर उस दौरान मैंने सबसे पहले उन्हीं को टैकल करना शुरू किया कि कल को, अब देखो सारी टेक्सोनॉमी, सारी इकोलॉजी तो मैं कवर नहीं कर सकता बहुत कम समय में। तो मैंने कंसेप्चुअली जो चीज़ें पूछी जाती है, बिकॉज मैंने एक दो मेरे साथियों से और जो सीनियर प्रोफेसर से उनमें बात की, तो ओवरऑल मुझे ये समझ में आया। उससे पहले भी मैं कई इंटरव्यू दे चुका था, तो मुझे हमेशा यूँ लगा कि जब भी इंटरव्यू होगा हमेशा फंडामेंटल्स की बात होगी। तो अगर मैं इकोलॉजी, अगर मेरा वीक है तो मैं कम से कम इकोलॉजी के फंडामेंटल्स में स्ट्रॉन्ग कर लूँ। मुझे कम से कम इस बात पे हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि मुझे अगर ये पूछा जाए कि कोई तालाब का जो पिरामिड है वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, ये बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अगर टेक्सोनॉमी मेरे से ये पूछा जाए कि हाँ हाइड्रा किस में आता है, ठीक है, तो मुझे ये पता होना चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए कि मेमेलिया है ना, वो फाइलम नहीं है, एक ऑर्डर है या फिर आगे चल करके तो कोई टेक्सोनॉमी ग्रेड क्या है। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने कमजोरी पर काम करें। जी, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि आप तैयारी करें, जो आपके वीक पॉइंट है उनसे स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जो हमें आते हैं वो तो हमने पहले से ही पढ़ रखे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इंटरव्यू में आपके एक्सपर्ट वहीं से आरंभ कर देते हैं। तो इसलिए आपके वीक पॉइंट या आपको पूरे सिलेबस से गो थ्रू होना है, यानी A to Z आपका सिलेबस एक बार आंखों के आगे से निकला हुआ होना चाहिए, ताकि जो इंटरव्यू है आपसे, आपके एक्सपर्ट है, इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर उसी विषय में पूछ ले तो आपके पास कम से कम उसका जवाब तो हो। तो ये बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। और एक चीज मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम हर एक टॉपिक का जो कंसेप्चुअल, जो बेसिक, जो फंडामेंटल नॉलेज है उसे कैप्चर करने की कोशिश करें। अब ज्यादातर बच्चों को देखते हैं वो हर चीज को रटे जा रहे हैं, इसमें साइंटिस्ट ने क्या किया। आपसे ये इंटरव्यू में कोई नहीं पूछेगा कि किस साइंटिस्ट ने किस सन में किसकी खोज की। आपको फंडामेंटली ये पता होना चाहिए। और रीसेंट जो चीजें हैं, अभी जैसे आप जूलॉजी दे रहे हैं, कोरोना वायरस के बारे में आपको पता होना चाहिए कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ उसकी, बिकॉज ये जूलॉजी का पार्ट है। और कोरोना वायरस एक जूनोटिक डिजीज है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जूनोटिक डिजीज क्या होती है और कौन कौन सी जूनोटिक डिजीज है, कौन कौन सी, जैसे ये एक पेंडेमिक है तो पेंडेमिक की डेफिनेशन पता हो, संसार में इससे पहले क्या पेंडेमिज्म हुई है, तो इससे रिलेटेड, बिकॉज इम्यूनोलॉजी भी जूलॉजी का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। तो ये चीजें भी इसमें समाहित होनी चाहिए। जी, आपने बहुत बेहतरीन बात बताते हुए आप आगे चल रहे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि विद्यार्थी किताबें जो पढ़ रहे हैं
वो बीएससी लेवल की पढ़े, एमएससी लेवल की पढ़े, या उन्हें अपने स्पेशल पेपर पे किस प्रकार उनको एम्फेसिस करना है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जरूर बताएं। सर जो पैनल बैठता है वहाँ पे, और वहाँ मुझे नहीं लगता कि इतने डिटेल में कभी वो जाते हैं कि आपका स्पेशल पेपर क्या है। वो जस्ट अपने हिसाब से पूछते हैं, और इंटरव्यू में आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा आप डिसाइड करते हैं, इंटरव्यूअर डिसाइड नहीं करता। हम अभी कुछ दिन पहले ही अपन अपन बात कर रहे थे कॉलेज में कि इंटरव्यू अपने आप में एक अंताक्षरी की तरह है। जी। अंताक्षरी में अपन सामने वाले कंटेस्टेंट के लिए लास्ट शब्द छोड़ते हैं, उससे शुरू करते हैं, उससे गाना होता है, और हम कोशिश करते हैं कि लास्ट का शब्द है वो ऐसा हो जो हार्ड हो, उसमें वो गाना नहीं गा पाए, और अंताक्षरी में हमारी जीत हो। इंटरव्यू में खास बात क्या है कि अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा ये हम ही डिसाइड करते हैं। अगर मैंने मेरे उत्तर में, आपने कोई प्रश्न पूछा और मैंने मेरे उत्तर में ऐसे शब्द या फिर ऐसे टेक्निकल टर्म्स को इन्वॉल्व कर लिया जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है, तो अगला प्रश्न डेफिनेटली वहीं से आएगा। तो इंटरव्यू एक ऐसा गेम है, एक ऐसी अंताक्षरी जिसमें अगला गाना भी हमें ही गाना है और बाद का गाना भी हमें ही गाना है। तो हमें मेनली ये इंटेलिजेंसी के साथ इस पे काम करना होगा कि अगले वाला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, और हम जब जवाब दें तो वो टॉपिक्स, वो टर्म्स याद नहीं हो, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, सॉरी। तो जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें बीएससी या एमएससी लेवल की जो बुक्स हैं, खास करके एमएससी लेवल की बुक्स हैं, उनसे तैयारी शुरू करनी चाहिए। और अगर आप फंडामेंटली वीक हो, जैसे मैंने कहा, अगर आप फंडामेंटली वीक हो, आपने 2 या 3 टॉपिक, जैसे मान लो मैंने डिसाइड किया, मुझे पता चला कि मैं टेक्सोनॉमी वीक हूँ, तो मैंने उस वक्त, मुझे पता है, मैं एनसीईआरटी पे गया था सबसे पहले। मुझे यही नहीं याद था कि एक्चुअली ये फंजाई है या फिर ये जो प्रोटिस्टा है वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मैं जब देख रहा था उसमें प्रोटिस्ट बार बार आ रहा था, तो मुझे भी लगा यार ये प्रोटिस्ट मुझे आता ही नहीं है। कल को मेरे को किसी ने पूछ लिया प्रोटिस्टा क्या है, फिर मैंने एमएससी वाली किताब उठाई तो उसमें जब मुझे क्लैरिटी नहीं मिली, तो फिर मैं एनसीईआरटी में चला गया, एनसीईआरटी से 2 चैप्टर पढ़ डाले शुरू के। तो अगर आप वीक हैं तो नीचे जाएं, अगर आपको लगता है कि मीडियम है तो आप बीएससी से शुरू करें, किताबें अच्छी हो ये जरूरी है। ये जो आपने बात बताई कि आपको बेसिक आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तो वो आप अपना कहीं भी कोई कमजोरी, कोई वीकनेस आप अपने पास मत छोड़िए, ताकि वो इंटरव्यू लेने वाला जो एक्सपर्ट है, और एक जो इन्होंने बात बताई कि आपको ही, यानी आप जब कोई जवाब दे रहे हैं, मान लो आपने जेनेटिक्स पे या जीन पे कोई क्वेश्चन आया और आपने कहा उसमें इंट्रोन होता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंट्रोन पे ही होगा। अब आपको पता ही नहीं वो इंट्रोन या एक्सट्रोन ये क्या है, तो आपको वहीं उलझ जाएंगे। तो आपको पिकिंग द ट्रेन जो है, आपको ही प्रश्न का अंतिम जवाब छोड़ना है, और वहीं से दूसरा प्रश्न उठेगा। अब जैसे आपने एक प्रश्न कहा कि जीन के बारे में बताइए, अब मुझे लग रहा है कि यार मुझे जीन आती नहीं, अगर इसका मैं आंसर दूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, तो मुझे बहुत इंटेलिजेंटली या तो मैं इसका आंसर दूं ना, मैं सीधा कह दूं कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, या फिर मैं जब आंसर दे रहा हूं तो मुझे नॉन टेक्निकल शब्दों में देना। जैसे अगर मैं उत्साह में या फिर नर्वसनेस में मैं बोल गया सर इसमें इंट्रॉन सिस्ट्रॉन होते हैं, तो डेफिनेटली जो इंटरव्यूअर होगा, आप और अगर हम भी होंगे इंटरव्यूअर के रूप में, तो भी ये पूछेगा अच्छा बेटा बता इंट्रॉन क्या है, इंट्रॉन क्या है, तो अगला प्रश्न वही आना है सिस्ट्रॉन क्या है, फिर हम और उलझ जाएंगे। तो इससे बेटर है ऐसे प्रश्नों का आंसर ही ना दें, या अगर दें तो बिल्कुल जनरल सी डेफिनेशन दें कि सर डीएनए का वो खंड जो हमारे जो लक्षणों को निर्धारित, तो उत्तर भी हो गया और आप फंसे भी नहीं। तो इस तरह से हमें इंटेलिजेंटली इसको प्रोसीड करना पड़ेगा। जी, अब आपने ये बता दिया कि आप बेसिक से स्टार्ट करें, बीएससी की बुक्स पढ़े और एमएससी की बुक्स पढ़े, यानी आपको अपना जो सिलेबस है वो ए टू जेड पढ़ना है। अब अभ्यर्थी या कैंडिडेट आरपीएससी या किसी भी बोर्ड में पहुंच गया, तो वहां उसको क्या क्या प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, उसके बारे में जरूर आप चर्चा करें। सबसे पहले इंटरव्यू जो है, जैसा कि हम देख रहे हैं अभी हाल फिलहाल जो इंटरव्यू हो रहे हैं, उसमें जो पैनल है, जो आपका बोर्ड बैठा है, उसमें एक जो मेंबर होंगे, जो आरपीसी के बोर्ड मेंबर होंगे, 2 या 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट सब्जेक्ट से पूछेंगे, पैनल का जो आरपीसी का मेंबर है वो जनरल चीजें पूछेगा। अब जब हम रूम में घुसते हैं तो सबसे पहले हमें घुसने के एटिकेट्स में हमसे परमिशन लेकर के घुसे, में आए कमीन, ठीक है। और जब हम बैठे वहां, तो आपका जो ओवरऑल पर्सनैलिटी, एक्चुअली बोर्ड को आपको इंप्रेस करना होता है। मुझे तो यूँ लगता है कि आपको केवल बोर्ड को इंप्रेस करना है। अगर बोर्ड आपसे इंप्रेस है तो आप सिलेक्शन पा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। अगर आपको बोर्ड को इंप्रेस करना है तो सबसे पहले आपका हाव भाव अच्छा हो, आपकी भाव भंगिमा अच्छी हो, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब आप एंटर करेंगे तभी दिखाई देगा। जब आप एंटर करें तो बिल्कुल सधे हुए कदमों के साथ जाएं, अपनी ड्रेसिंग सेंस पे काम करें, बिल्कुल सोबर हो, और जब आप एंटर हो तो चेयर्स को एकदम घसीट के ना बैठें, बिल्कुल उठाएं और तरीके से बैठें, और बिल्कुल स्ट्रेट लीन करते हुए, एकदम ऐसे बॉडी लैंग्वेज स्लगिश ना हो या फिर ऐसे झुक के नहीं हो, एकदम बिल्कुल
पैर को सामने रख करके आराम से बैठें और जस्ट उनकी आंख में आंख डाल करके बात करने की जरूरी है। और जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है उसकी तरफ देखते हुए और आंख में आंख डाल करके बात करने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और जो इंटरव्यूअर जो पूछ रहा है वो भी कॉन्फिडेंस फील करेगा कि बंदे में दम है। जी, आपको वहां पर सब्जेक्ट के साथ साथ जो आपका बोर्ड का जो मेंबर होगा वो आपसे जनरल से स्टार्ट करेंगे। वो आपसे आपके एरिया में आप कहाँ रहे हैं, कहाँ पढ़े हैं, वहां की विशेषताएं जरूर पूछी जाएगी आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे उस दिन कोई विशेष घटना या कोई विशेष दिवस है उसके बारे में जरूर पूछा जाएगा और उस दिन का न्यूज़पेपर जरूर पढ़ के जाइएगा, ताकि अगर कोई साइंस से रिलेटेड कोई उसमें न्यूज आई हो तो उसका प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ डेमो टीचिंग करवाई जाती है, उसके बारे में आप प्रकाश डालिए सर। डेमो टीचिंग एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, बिकॉज आप आरपीएससी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं और ये मान लीजिए सबसे जरूरी पार्ट है, बिकॉज आपको वहाँ जाकर के पढ़ाना ही है। डेमो टीचिंग के जरिए जो बोर्ड है वो आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहता है कि आप किसी टॉपिक पर कितने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर क्या तैयार करूं। मेरे हिसाब से ये इसको इस तरह से बांध देना गलत होगा कि कोई बंदा 5 टॉपिक तैयार करके ले जाए, बिकॉज वहां जो फ्लो होगा, वहां जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन्हीं में से कोई ना कोई टॉपिक पर आपको खड़ा होकर के मतलब पढ़ाने के लिए कहेंगे। तो हमारा इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आपको कोई टॉपिक मिला है, जो भी टॉपिक मिला है, वो आप सबसे पहले बोर्ड पे खड़े होकर उसका टॉपिक का हेडिंग लिखें। डेट लिखना चाहे तो लिखें, लेकिन उसमें कोई ज्यादा मैटर नहीं करता। आपके जो अक्षर है वो जस्टिफाइड हो। कई बार क्या होता है, बंदा एकदम छोटे छोटे लिख देता है तो वो एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। और जब आप टॉपिक लिख रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ये बात आप मान के चलिए आपको 2 से 3 मिनट से ज्यादा बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। अब अपन उसको एकदम धीरे धीरे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल उसकी प्रस्तावना है, अगर उसका इंट्रोडक्शन इतना बड़ा बोल रहे हैं कि 2 मिनट में आप अपने आप कुछ, तो कुल मिला के आपके पास 2 मिनट का समय है। और आप ये देखिए कि अगर आपके पास कोई टॉपिक है, जैसे मैं कहूँ कि मान लो मुझे हार्ट बीट के बारे में पढ़ाने के लिए मौका मिला कि ठीक है हार्ट बीट को आप पढ़ाएं, तो मेरा पूरा इंटेंशन इस बात में होना चाहिए कि 2 मिनट में इनके सामने मेरा जो हार्ट बीट के प्रति जो नॉलेज है, मुझे जो ज्ञान है, वो सारा का सारा प्रदर्शित कैसे करूँ। तो 2-4 शब्द ऐसे हों, शॉर्ट में उसकी परिभाषा दी जाए और उसमें क्वालिटी जो टर्म्स हैं, उसके जो मेन कंसेप्ट्स हैं, उसके बारे में बात की। जैसे अगर हार्ट बीट है और मैं अगर 2 मिनट में हार्ट साइकिल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो एक गलत हो जाएगा। तो आपकी जिम्मेवारी है कि 2 मिनट में हार्ट साइकिल को भी इन्वॉल्व करें। कुल मिलाकर के वो जो टॉपिक है, उसकी जो जान है, उसका जो कोर है, वो आपको 2 मिनट में वहाँ एक्सप्लेन करना है और बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन करना है और बिल्कुल सदैव अंदाज में करना है। कई बार क्या होता है, बच्चे प्रस्तावना में, उसके इंट्रोडक्शन में बहुत ज्यादा टाइम जाया कर देते हैं और फिर बोर्ड अनइम्प्रेस हो जाता है, फिर कहता है ठीक है कोई बात नहीं, बैठ जाओ। ऐसे मेरे बहुत सारे साथियों के साथ हुआ है, जी, वो इम्प्रेस नहीं कर पाए। जी, आपने बताया कि जब आप डेमो टीचिंग या बोर्ड पे पढ़ाने के लिए आपको इनवाइट किया जाएगा, तो हो सकता है वो ये कह सकते हैं कि आपने कोई टॉपिक तैयार किया है तो उस पे पढ़ा दीजिए। तो वेल एंड गुड, जो आपने टॉपिक तैयार किया है उस पे पढ़ाइए। कई बार ऐसा होता है, जैसा कि सर ने बताया, हार्ट पे बात चल रही है या वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा पे बात चल रही है, डिफरेंस वो पूछेंगे डिफरेंस, तो वो सीधे कह देंगे एक्सप्लेन ऑन बोर्ड। तो आप जाके बोर्ड पे आपको कह दिया कि वर्टिब्रेटा को पढ़ाइए और आप वर्टिब्रेटा के बारे में उसके 3 कैरेक्टर ही वहाँ नहीं लिख पा रहे हैं, केवल वर्टिब्रेटा को इंट्रोड्यूस करे जा रहे हैं 2 मिनट में, तो आप ज्यादा इंप्रेशन नहीं दे पाएंगे। आपका काम है कि वहाँ जाएं, वर्टिब्रेटा को बताएं, सीधा लिख के, और सीधा वर्टिब्रेट नॉन वर्टिब्रेट को डिफरेंशिएट करते वहाँ 2 मिनट में लिखते, तो आप अपने ज्ञान को ढंग से प्रदर्शित कर पाएंगे उस अल्प समय में। जी, तो यही होगा। आपको टॉपिक आपका भी हो सकता है, टॉपिक उनका भी हो सकता है। पढ़ाते वक्त आपको ध्यान रखना है आपके अक्षर इतने होने चाहिए कि पीछे, क्योंकि आपको पढ़ाना है 100 बच्चों की क्लास में, तो उन्हें लगना चाहिए कि बोर्ड में पीछे वाला 100 नंबर पे जो बच्चा बैठा है उसको दिखे। एक आपकी आवाज जो है वो इतनी क्लियर होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है कि पीछे वाले बच्चे तक पहुंच पाए। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, धीरे धीरे पढ़ाते हैं। कई बार आपके साथ ऐसा भी हो सकता है, जैसे ही आप पढ़ाना शुरू करेंगे आपका बोर्ड बात करना आरंभ कर देंगे, तो बोर्ड आपको लग रहा है कि आपकी सुन नहीं रहा है, फिर भी आपको पढ़ाना है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। कई बच्चे चुप हो जाते हैं, तो आपको चुप नहीं, वो आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है वहाँ पे। जी जी, क्योंकि क्लास में ऐसा होगा कि कई बार आप पढ़ा रहे होंगे, बच्चे ध्यान नहीं देंगे, तो कल को कहीं अपन वो डेलिबरेटली ऐसा कर रहे हैं कि वो साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट कि बच्चे अगर न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आपको वापस बुलाया जाए तो बोर्ड को साफ करना मत भूलिएगा, ये बहुत जरूरी है। और अगर आप उत्तर दे रहे हैं और जो पैनल है वो बार बार कह रहा है कि सॉरी प्लीज लाउड, आपको हमें आपकी बात सुनी नहीं, तो इसका मतलब तुरंत आपको समझ जाना चाहिए कि मेरे को मेरी पिच है वो उसको इंक्रीज करनी है,
बिकॉज कोविड के चलते वहाँ डिस्टेंस हो गई अच्छी खासी, बिकॉज एक दो जिन लोगों से भी इंटरव्यू हुआ है तो उनसे मेरी बात हुई है, तो एक डिस्टेंस काफी है। तो आपको अपनी पिच पे जरूर काम करना चाहिए। कहीं हो कि आप धीमा बोलते हैं और वहां पे भी अगर इसी अंदाज में चले जाओ जी, जी। तो आप जो बात कह रहे हो बात तो सही कह रहे हो, लेकिन वहां पहुंच ही नहीं पर तो पहला इंप्रेशन गलत हो जाएगा। ये तो अपनी पिच पे जरूर काम करना। महिला कैंडिडेट जो है हाँ, बिल्कुल। उनको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि उनका जो आवाज का जो पिच है वो थोड़ा लो होता है, तो उनको इतना साउंडली, और अगर आपको पढ़ाने में कहीं थोड़ी सी भी तकलीफ है तो आप घर पे बार बार प्रैक्टिस करें और बड़ा सा कांच रख के उसके सामने खुद को पढ़ाइए, तो आपका जो हेजिटेशन है क्लास को फेस करने का वो भी खत्म हो वीडियो जाएगा। बना सकते हैं आप जी, वो हाँ। और भी अच्छा तरीका, आप बोर्ड लिखिए, वीडियो बनाइए, आपके जो भी मेंटर्स हैं जो टीचर्स हैं उनको भेजिए, बताइए कि सर इसमें क्या क्या इंप्रूव करूं, या फिर आप खुद देखेंगे खुद को समझ में आ जाएगा यार मैंने ये चीज गलत बोली, मेरा ये जो भाव भंगिमा थी ये गलत है, मैं खड़ा ठीक नहीं हुआ, मेरी आवाज सही नहीं है। तो सब सेल्फ रिफ्लेक्शन आज के समय तो सर यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं अपन, आप अपना वीडियो बना के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। ये बहुत अच्छी बात बताई सर ने कि आप जब डेमो टीचिंग के लिए खुद की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि जब आप खुद का वीडियो देखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि मेरे में क्या कमी है, क्या मैंने गलती करी है, और आवाज का जो पिच है वो ज्यादा तेज तो नहीं है, एक तो बहुत चिल्ला के बोल रहे हैं नहीं, और एक बहुत स्लो बोल रहे हैं नहीं, आपको एक पिच इस लेवल का रखना है कि आपको एक क्लासरूम में सुनाई दे, यानी आपके जो बोर्ड है उनको ये लगना चाहिए कि ही इज द राइट पर्सन जिसको हमें सिलेक्ट करना है, तो वो उनको लगना चाहिए। आपकी हर तरीके से पर्सनैलिटी और इन सब के साथ आपका सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत जरूरी है। तो सब्जेक्ट में जैसे अभी आपने कहा कि उस दिन का पेपर पढ़ के जाना है, सब्जेक्ट से के रिलेटेड, बिकॉज जब इंटरव्यू लिया जाएगा अगर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 7-8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टोटली सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, 3-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट से रिलेट नहीं करते लेकिन दीन दुनिया से संबंधित है, यानी जूलॉजी का ओवरऑल लाइफ पर क्या इम्पैक्ट है वो भी हमें पता होना चाहिए। उन 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 प्रश्नों के आंसर किसी टेक्स्ट बुक में के हिसाब से नहीं पूछे जा सकते। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे एक अपन में एक बात करते हैं कि मान लो आपसे हाइपोथेटिकली पूछ लिया जाए कि सारी नदियों को अगर जोड़ दें तो बायोडायवर्सिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये जूलॉजी का प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। आप पे इस पे अब इसमें ये नहीं कि सिर्फ फलाने ऑथर ने ये कहा है उस किताब में ऐसा लिखा है, नहीं, आप क्या समझते हैं वो बताना है। और वो जो प्रश्न है, ये जो नॉन स्पेसिफिक प्रश्न है जो सब्जेक्ट से संबंधित तो है लेकिन किताबों में नहीं है, ये आपके सिलेक्शन की गारंटी को इंश्योर करेंगे। अगर आपने ऐसे प्रश्नों का उत्तर ढंग से दिया तो आपका जो कैरेक्टर है, एकेडमिक जो कैरेक्टर है वो निकल के सामने आएगा। जैसे कोरोना है, कोरोना के बारे में आप पढ़िए कि ये जूनोटिक डिजीज है, इससे पहले कौन कौन से डिजीजेज आई, कहाँ से, इसका जूलॉजी के साथ क्या संबंध है, और भी आ रही है, जैसे अभी कौन से ये मंकी आ गया, मंकी पॉक्स आ रहा है, मंकी पॉक्स के बारे में, ये समसामयिक विषय है। ये ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है, इसके बायोडायवर्सिटी पे क्या इम्पैक्ट होंगे, रेन है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो अपन इसमें 2-3 चीजों पे बात कर सकते हैं, बाकी कैंडिडेट समझ जाएंगे क्या है क्या नहीं। ये तो उम्मीद करते हैं विद्यार्थियों कि आप अगर शांतनु सर के बताए हुए पॉइंट्स पे और हमें फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने में कोई नहीं रोक सकता। और साथ के साथ अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो 27 जुलाई को हम मॉक इंटरव्यू राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में आयोजित कर रहे हैं, जूलॉजी डिपार्टमेंट और स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये हम लोग मिलकर कर रहे हैं। तो अगर आप वहां पर भी भागीदारी कर सकते हैं तो आप आमंत्रित हैं हमारे साथ, मॉक इंटरव्यू करिए। हमने ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स के भी करवाए, तो हो सकता है आपको और नई चीज सीखने को मिले। सर ने आपके मार्गदर्शन के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा जाते समय आप उत्साहवर्धन के लिए कोई 2 शब्द जरूर कहें विद्यार्थियों। उत्साहवर्धन के लिए एक ही चीज है कि घबराएं नहीं। सबसे पहली बात, किताबें ही सब कुछ नहीं है। कुछ बच्चे हड़बड़ाहट में एकदम बुरी तरह से लगे पड़े हैं। आपका जो ज्ञान का परीक्षण है वो हो चुका है रिटर्न के माध्यम से। आपका अब ज्यादातर 70% आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होने वाला है, तो आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम करिए, पॉजिटिव रहिए। इंटरव्यू कभी भी किताबों से नहीं आएगा। कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ, यहाँ पर भी अपन इंटरव्यू ले रहे हैं, मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। कुछ बच्चे आते हैं, मैं हर बार कुछ बच्चे आते हैं वो किताबों के लेकर के आते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो मैं उनको इंटरव्यू के बाद में हमेशा एक ही प्रश्न पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि आप जब सुबह वहां बाहर बैठे पढ़ रहे थे उनमें से कितने प्रश्न आए। तो मेरा अभी तक मैंने 8-10 बच्चों से पूछा है, सबका एक ही आंसर आएगा, सर एक भी प्रश्न इसमें से नहीं आया। तो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होना है।
तो आपको जस्ट अपने को ये देखना है कि हमें कहीं कमजोरी नहीं रह जाए और अपनी पर्सनैलिटी पर ज्यादा काम कीजिए, सबसे जरूरी है। और घबराइए नहीं, मोटिवेटेड रहना सीखिए। दिन में 1-2 मोटिवेशन वाले वीडियो देखिए, जैसे एग्जाम की डेट क्लियर आ जाए बिल्कुल तरीके से अखबार डेली पढ़िए, ये बहुत जरूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने Thank you, हमारे कहने पे विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए आपने वक्त निकाला। उम्मीद करते हैं जिन विद्यार्थियों ने हमारा वीडियो देखा है वो उनका चयन हो, ऐसी शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।